नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और कौन सी ऐसी अफवाहें जिनसे आप बचे रहें। साथ ही हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज हम बात करने वाले हैं रूस की, क्योंकि रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन बना ली है। दुनिया भर में जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें नहीं पता कि ये कितनी सुरक्षित है और इसके पीछे वजह यह है कि ये बहुत जल्दबाजी में बनाई गई है, लेकिन रूस ने अपनी आम जनता को इसमें इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। सिर्फ 2 महीने के ह्यूमन ट्रायल किए गए, जिसके बाद इस अप्रूवल को दे दिया गया है। यही वजह है कि जो विशेषज्ञ हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो ये मान रहे हैं, उनको ये डर है कि कहीं रूस ने शॉर्टकट तो नहीं अपनाई है जो कि लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स है उसे रूस ने नहीं किया है। इसका नाम स्पुतनिक 5 है। इस वैक्सीन को राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि उन्होंने अपनी बेटी को भी दिया है। ये एक तरीका है ये जताने का कि ये सुरक्षित है, क्योंकि अगर वो अपनी बेटी को दे रहे हैं तो आम लोगों के बीच में भरोसा बढ़ेगा। वैक्सीन से 2 साल तक की इम्यूनिटी बने रहने का दावा किया जा रहा है। ये वहाँ के हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जो इस वैक्सीन के साथ काम कर रहे हैं। सितंबर से इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। भारत समेत कहा यह भी गया है रूस की तरफ से कि 20 देशों ने इस वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है और शुरुआती दौर में 100 करोड़ से ज्यादा डोज का ऑर्डर उनके पास आने वाला है। दरअसल अगर इसकी वैक्सीन की टाइमलाइन को देखें तो 18 जून को करीब 76 वॉलंटियर्स पर क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत की गई थी और रशिया का दावा है कि वैक्सीन के 21वें दिन कोरोना से बचाव की इम्यूनिटी बन जाती है। वैक्सीन की इम्यूनिटी 2 बार तभी जब डोज दी जाती है उसके बाद आती है और 13 जुलाई को वैक्सीन के दूसरे फेज का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गया था। लेकिन 3 अगस्त को खुद रशिया की तरफ से यह कहा गया कि वो वैक्सीन बाहर लाने वाले हैं और वो तैयार करने वाले हैं। तो ये जल्दबाजी और इस हड़बड़ी से लोग थोड़े से इस पे चिंता करने लगे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि 2 हफ्तों के अंदर शायद पहली खेप बनकर तैयार भी हो जाएगी और अक्टूबर में बड़े पैमाने पर पूरे देश में यानी कि रूस में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये सब बातें अभी सामने आ रही हैं, लेकिन क्या भारत भी इस वैक्सीन को लेकर दिलचस्पी दिखा रहा है? ये सवाल हमने पूछा भारत में रूसी दूतावास के प्रेस सेक्रेटरी से हमारे एक कार्यक्रम में। मिस्टर बेजेका, क्या भारत ने भी इस वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है? हाँ, दुनिया के कई देशों ने उत्सुकता दिखाई है। विदेशों में वैक्सीन को प्रमोट करने का जिम्मा रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के पास है। इस संस्था के प्रमुख ने घोषणा की कि भारत समेत कई देशों ने वैक्सीन में दिलचस्पी दिखाई है। Among the countries which expressed its interest in vaccine is India. इस वैक्सीन पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर यतिन मेहता जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन हैं मेदांता इंस्टीट्यूट फॉर क्रिटिकल केयर के। डॉक्टर मेहता, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया आपका। जो वैक्सीन बनके तैयार की गई है रूस की तरफ से, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता की बात एक्सपर्ट्स के लिए क्या है? देखिए, इसमें कोई भी मेडिसिन, वैक्सीन तो छोड़िए, कोई भी मेडिसिन मरीजों में ट्राई करते हैं उसके पहले फेज 1, 2 और 3 ट्रायल होता है। फेज 4 ट्रायल होता है जिसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वे कहते हैं। जब रिलीज हो गया उसके बाद वो सर्वे करते हैं। इसका फेज 3 ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ, इसलिए बिना फेज 3 के आप कर ही नहीं सकते। और दूसरा, फेज 2 ट्रायल में आपने जैसे बताया कि सिर्फ 76 मरीजों में वो ट्राई किया था, 76 लोगों में ट्राई किया था वैक्सीन। वो बहुत कम नंबर है, स्टैटिस्टिकली वो सिग्निफिकेंट आप कुछ दिखा नहीं सकते। तो साइंस में जल्दबाजी नहीं कर सकते आप, ये साइंस में ये बिल्कुल वीक है। और दूसरा, कुछ लोग ये कहेंगे कि जो मेडिसिन दे रहे हैं अभी हम कोविड में, जैसे रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब वगैरह, वो भी जल्दी में अप्रूव हो गई है। लेकिन ये फर्क ये है कि ये जो मेडिसिन है वो लाइफ सेविंग की तरीके से मरीजों में इस्तेमाल होती है, जबकि वैक्सीन अब हेल्दी लोगों में देते हैं। और ये जो दवाइयां हैं वो थोड़े लोगों में इस्तेमाल होती है, जबकि वैक्सीन लाखों और करोड़ों लोगों में देते हैं। अगर इनमें कुछ साइड इफेक्ट्स आ गए जिनको आपको पता नहीं लगा तो
उसका रिस्क बहुत ज्यादा है। इसलिए इस तरह ह्यूमन लाइफ के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है, ये बहुत जल्दबाजी में है। फेज 3 अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और फेज 3 की वो करने वाले हैं, रूसियों में करने वाले हैं, ब्राजील, मैक्सिको और सऊदी अरेबिया। जी अब इनका डॉक्टर फॉची ने भी बोला है अमेरिका से कि इसकी वैलिडिटी कितनी है, वो साइंटिफिक कम्युनिटी को भी इन्होंने बताया भी नहीं है अपने रिजल्ट्स डिटेल में। इसलिए ऐसे जल्दबाजी में वैक्सीन नहीं कर सकते आप। उसको स्पुतनिक कह दीजिए या जो मर्जी कह दीजिए, ये सब ठीक है, पॉलिटिकली आप वो करना चाहते हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ में पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल, क्या चीन ने भी एक वैक्सीन तैयार की थी लिमिटेड यूज के लिए, उसने अपने मिलिट्री पर्सनल के लिए तैयार की थी, क्या यहाँ चिंता ज्यादा इसलिए है क्योंकि अब इसका मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रूसी जनता पर होगा? यही मैं कह रहा हूं कि रूसी जनता में ये शुरू करेंगे, और सबसे पहले कह रहे हैं कि हम वैक्सीन जब करेंगे तो हम करेंगे डॉक्टर्स, मेडिकल पर्सनल में करेंगे और फिर टीचर्स में करेंगे। जी, अगर आपके डॉक्टर्स, मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स जो ये कोविड की लड़ाई में सबसे आगे हैं, जी, और टीचर्स में अगर हो गई कॉम्प्लिकेशंस, तो आपकी पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं कि अगर ट्रायल्स पूरी की जाती तो शायद सारी दुनिया का भरोसा इस वैक्सीन पर होता और हमारे लिए खुशी की बात होती। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। चलिए, और अब वक्त आ गया आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु गर्ग मौजूद हैं जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं रॉयल डार्विन हॉस्पिटल में ऑस्ट्रेलिया में। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर गर्ग आपका। पहला सवाल निमिषा ने भेजा है, सुनिए। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम निमिषा है और मैं 24 साल की हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरा जो ऑफिस है वहाँ पे कोई भी खिड़कियाँ नहीं है वेंटिलेशन के लिए। वहाँ पे लोग 50 के करीब फुटफॉल रहता है दिन भर में, और सिर्फ एक दरवाज़ा है, कोई खिड़की नहीं है, सेंट्रली एयर कंडीशन है। तो क्या हम लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं इस वायरस से इन्फेक्टेड होने के? बहुत रेलेवेंट आपने सवाल पूछा, और ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है, और इस चीज़ को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी भी रही। शुरू में WHO भी इसमें क्लियर नहीं था कि क्या ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है या नहीं है, क्या सिर्फ ये ड्रॉपलेट से पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। बट अब जो हमारे पास एविडेंस है वो ये है कि देयर इज सम एविडेंस कि टू सपोर्ट देयर इज सम एयरबॉर्न इन्फेक्शन। तो उसको लेकर के जहाँ पे भी सेंट्रली एयर कंडीशनड ऑफिसेज हैं उनको उसकी एयर फ्लो को मॉडिफाई करने के लिए गाइडलाइंस हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज तो करना ही है। बहुत सारे ऑफिसेज ने अपनी एयर कंडीशनिंग डक्टिंग सिस्टम्स मॉडिफाई किया है, और जी, समझ में बहुत मुश्किल नहीं है, इसको किया जा सकता है। कहीं कहीं एयर कंडीशनर्स बंद भी किए गए हैं। तो अगर ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं ऑफिस में और वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो इट डज पोज अ रिस्क, बट उसको भी काउंटर किया जा सकता है रेगुलर यूज ऑफ मास्क। अगला सवाल माहिरा अब्बास का है, पूछिए। मेरा नाम मारिया अब्बास है और मैं ग्रेड 10 में पढ़ती हूँ, और मेरा सवाल ये है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चों के लिए स्कूल जाना कितना सेफ है? तो ये क्वेश्चन देखिए, ये पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए एक क्वेश्चन था, और जैसे आपको मालूम होगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस करता हूँ, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल क्लैरिटी थी कि बच्चों में इसकी जो रेलेवेंट प्रेवलेंस है और डिजीज सिवियरिटी है बहुत माइल्ड है। तो जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी गई कि स्कूलों को बंद ना किया जाए, और इसके डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस को देखा गया। मेंटल हेल्थ, इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, अगर डॉक्टर्स के बच्चे हैं, उन चीज़ों को लेके हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी गई कि स्कूलों को खुला रखा जाए। और उसमें कुछ गाइडलाइन थी, किसी को आप कोई भी एल्डर अंदर जाकर के स्कूल बच्चे को ड्रॉप नहीं कर सकता, उन चीज़ों को। तो अब आई थिंक इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यस, देयर आर नाउ रिपोर्ट्स कि बच्चों को डिफरेंट तरह की इन्फेक्शंस हो रही हैं, कावासाकी's डिजीज एंड डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड लेट, नॉट एक्यूट इन्फेक्शंस। जी, बिल्कुल, सुरक्षा के साथ खोलने के बारे में सरकार भी इस वक्त विचार कर रही है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया डॉक्टर साहब।
और अब वक्त है कोरोना योद्धा को सलाम करने का। लॉकडाउन के दौरान खाने पीने और जीवन यापन के लिए जरूरी सामान के साथ महिलाओं के सामने सैनिटरी पैड का संकट भी खड़ा हो गया था। ऐसे में दिल्ली में पोस्टेड IRS अफसर अमनप्रीत लाखों महिलाओं के लिए पैड वुमन के तौर पर सामने आई। 17 राज्यों की 10 लाख से ज्यादा महिलाओं तक अमनप्रीत ने सैनिटरी पैड्स पहुंचाए हैं। 2010 बैच के IRS अफसर हैं। अलग अलग सामाजिक संगठनों और NGO के जरिए उन्होंने जरूरतमंद महिलाओं की मदद की। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं अमनप्रीत खुद। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। अमनप्रीत, कैसे आपके दिमाग में आया कि क्योंकि अक्सर जो मदद करने के लिए आगे आ रहे थे वो खाना पीना किसी तरह की ऐसी सुविधाओं के बारे में सोच रहे थे, आपने महिलाओं की जरूरत को कैसे समझा? हाय अंजलि, थैंक्स फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आके जो हमारा इनिशिएटिव है संगनी सहेली का, उसके बारे में मैं कुछ बताऊं। एक्चुअली जब दिल्ली में श्रमिक ट्रेन शुरू हुई तो मेरी एक फ्रेंड है प्रियल भरद्वाज, जिनकी ये संस्था है संगनी सहेली। तो शी स्टार्टेड गोइंग टू वेरियस बसेस, रेलवे स्टेशंस। वहाँ पे ये उन्होंने देखा कि राशन के साथ उन्होंने पैड्स बांटना शुरू किया। तो मेरी उनसे बात हुई। उनके जो हस्बैंड है वो हमारे ही डिपार्टमेंट में, आशीष त्रिपाठी सर सीनियर है मेरे, तो उनके थ्रू जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसको तुम एक डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे साथ आओ। तो वो पहला डिस्ट्रीब्यूशन था नोएडा में। मैं अभी नोएडा में मेरा घर है। तो जब नोएडा में हमने देखा पहले डिस्ट्रीब्यूशन पे, वहां पे 150-200 महिलाएं थी। तो उनमें से जब ये पूछा गया कि आप में से कितनी महिलाएं हैं जो जानती हैं कि ये क्या चीज है, पैड को खोला गया और दिखाया गया, तो उसमें से 50 to 60% महिलाओं ने कहा कि हमें पता है ये पैड है, लेकिन हम अभी तक कपड़ा यूज करती हैं, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, या हमारे घर के जो बड़े पुरुष हैं हमें वो अलाउ ही नहीं करते हैं कि हम पैड खरीदें। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड संगनी सहेली के साथ हम चलते चलते वेरियस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस में और कंटेनमेंट जोन्स में हमने पैड बांटना शुरू किया और हम पहुंच गए 17 स्टेट्स में। बिल्कुल, आप बहुत अहम काम कर रही हैं। क्या अभी भी आपका काम जारी है या आपको लग रहा है कि अब लोग जो एटलीस्ट जो श्रमिक हैं उन लोगों की इस तरह की जरूरतें खत्म हो गई हैं? नहीं अंजलि, श्रमिक से तो हमने शुरू किया था। अब कोविड हो चाहे ना हो, ये एक ऐसी चीज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल औरत का ऐसा ये चीज है, ये हर महीने आनी ही आनी है। और हमारे देश में क्योंकि नॉलेज अभी इस टॉपिक पे इतनी नहीं है, टैबूज इतने इस टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं कि मुझे नहीं लगता कि अभी भी कई लड़कियां हैं जो अपनी माँ से भी बात करती होंगी इस टॉपिक पे बारे में। तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो हमें तो ये लग रहा है कि ये तो हमारी एक शुरुआत थी जो प्रियल मैडम ने शुरू की, एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी विद अस टिल वी आर देयर, टिल एवरी वुमेन ऑफ द कंट्री वो नैपकिन या मेंस्ट्रुअल जो कप्स होते हैं या जो टैम्पून होते हैं वो यूज ना करना शुरू हो जाए, हेल्दी मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स यूज करना ना शुरू हो जाए, वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमनप्रीत। और अब जाते जाते एक नज़र कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर। दुनिया भर में ये माना जाता है कि किस तरीके से आपके एक दिन के कितने नंबर आते हैं, ये किस तरह से बढ़ रहे हैं, ये दिखाता है कि आपका कर्व किस तरह से जा रहा है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरह का एविडेंस है अगर आप अपनी इस कर्व को फ्लैट कर दें। हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हमारे देश में स्थिति अभी भी चिंताजनक है, क्योंकि 1-2 राज्य जहां पे आप जैसे दिल्ली देख सकते हैं जहां पे ये कर्व नीचे आई थी, अब वो हल्की सी फिर से ऊपर उठने लग गई है, जो कि चिंता की बात है। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों की भी बात करें तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे गिरावट के संकेत देखे जा रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है और तमिलनाडु भी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ऊपर चढ़ने के बाद अब कहीं ना कहीं जो कर्व फ्लैटनिंग की हम बात करते हैं वो अब शुरू हो चुका है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी कोरोना के मामलों में कमी के कुछ संकेत आने अब शुरू हो गए हैं। तो हरियाणा, झारखंड और शायद तेलंगाना भी कुछ हद तक, इन राज्यों में अब स्थिति कुछ बेहतर होती नजर आ रही है। लेकिन ऐसे भी राज्य हैं जहां पर स्थिति अभी भी काबू के बाहर है, जैसे कि बिहार, जहां तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बिहार ही ऐसा नहीं है, अगर आप उत्तर प्रदेश में भी मामलों की स्थिति देखें तो जैसे कि आप बिहार में देख रहे हैं कि कर्व लगातार ऊपर जा रहा है, कहीं भी नीचे आने की स्थिति नहीं है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, यहां पर भी ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। तो फ्लैटनिंग द कर्व यानी कि कर्व को रोकना, वो
मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है भारत के लिए, जो कि हमारे लिए चिंता की वजह है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।